अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2025 के FCPS पार्ट 2 के पीड्स का पेपर। तो ये जो सारे एमसीक्यूज हैं ये एग्जैक्ट एमसीक्यूज नहीं है जो कि पेपर में आए थे। ग्रुप में ना किसी ने एक लिस्ट शेयर की थी कि कौन कौन से सवाल आए थे, तो वो तकरीबन 125 थे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने फिर चैट जीपीटी से जनरेट किए हैं और साथ उसके आंसर्स हैं। तो बस जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक्स थे वही वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो चैट जीपीटी से जनरेट हुए हुए हैं। So first, a 12-year-old boy presents with intermittent fatigue and coca-colored urine, noticed predominantly in the early morning over several months. Examination is unremarkable except for mild pallor. HB is 9.6, retics 4.8, LDH is mildly elevated, movement is 1.4, predominantly indirect, and COOM is negative. Urinalysis shows hemoglobin without RBCs. तो इसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या है? तो पेशेंट को इंटरमिटेंट फटीग है और उसके अलावा कोका कलर्ड यूरिन है। उसके अलावा ये जो फटीग है और कोका कलर्ड यूरिन है ये हो रहे हैं इन द अर्ली मॉर्निंग। फिर उसको माइल्ड पैलर है और एचपी थोड़ा सा कम है, रेटिक्स इंक्रीज्ड हैं, एलडीएच इंक्रीज्ड है, बिलिरुबिन रेज्ड है। ये सब हमें क्या शो करता है कि पेशेंट को हिमोलिसिस हो रहा है और ये इंटरमिटेंट हिमोलिसिस है। ये इसको आमतौर पे होता है अर्ली मॉर्निंग में। कूम्स नेगेटिव है जिससे आपके पास ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया आउट हो जाता है। यूरिन shows hemoglobin without RBCs, तो आपके पास हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो दिस इज हीमोग्लोबिन यूरिया। तो अगर पेशेंट को इंटरमिटेंटली हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा है, सो दिस कैन बी प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया PNH। अब PNH के लिए जो हम टेस्ट करते होते हैं दैट इज फ्लो साइटोमेट्री फॉर CD55 एंड CD59। लेकिन बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो बोन एस्पिरेशन जो है उसमें हमें क्या मिलेगा? बोन मैरो एस्पिरेशन जो है वो दिखा सकता है कि इट इज़ हाइपोसेलुलर, लेकिन ये डायग्नोस्टिक नहीं है। और भी बीमारियों में ये हाइपोसेलुलर होता है, सो इट इज़ नॉट डायग्नोस्टिक, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट ऑप्शन ए। हैम टेस्ट किया जाता था PNH के लिए, लेकिन ऑब्सलीट हो चुका है, सो हम ये भी नहीं करेंगे। सीरम हेमोग्लोबिन ये शो करता है कि हेमोलिसिस हो रहा है, हमें वैसे ही पता हेमोलिसिस हो रहा है, तो इसमें कोई खास फायदा नहीं होता। और ये अगर हम यूरिन हेमोसिड्रिन करते हैं उससे पता चलेगा हमें कि हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा है, ठीक है, वो तो वैसे ही पता है हमें, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। So the best answer is flow cytometry for CD55 and CD50. So this scenario describes intravascular hemolysis with morning hemoglobin urea. Patient has Coombs negative hemolysis and elevated LDH, which are classic for PNH. Flow cytometry, which demonstrates deficiency of GBI anchored protein CD55 and CD59 on blood cells, is the gold standard and confirms clonal disease. So CD55 or CD59 that is gold standard. अगर हम बोन मैरो एक्सप्रेशन करते हैं इट मे शो हाइपोसेलुलरिटी, लेकिन इट इज नॉन स्पेसिफिक। हैम टेस्ट यूज किया जाता था लेकिन ऑब्सलीट हो चुका है। सीरम हेप्टोग्लोबिन जो है वो लो होता है इंटरवेस्ट्रल हेमोलिसिस में, अगेन ना डायग्नोस्टिक है, ना इसमें कोई खास न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है। यूरिन हेमोसिड्रिन सपोर्ट करता है कि इंटरवेस्ट्रल हेमोलिसिस है, लेकिन इससे कॉज नहीं मिलती है। नेक्स्ट, a 6-year-old girl with severe pneumonia is admitted with increasing risk of breathing. Respiratory rate is 46, oxygen saturation is 88 on non-rebreather mask. Chest examination shows bilateral fine creps. ABG shows pH 7.36, PCO2 39, PO2 58 on FiO2 of 0.6. X-ray shows bilateral chest infiltrates and she is hemodynamically stable and alert. तो पहले देखते हैं पेशेंट को क्या क्या हमें हिंट्स मिलती हैं इस क्वेश्चन में से। तो 6 साल की बच्ची है, उसको सीवियर निमोनिया है और उसको टिकिपनिया है, रेस्पिरेटरी रेट 46 है उसका, ऑक्सीजन सेचुरेशन उसकी 88 है ऑन अ नॉन रीब्रीदर मास्क। जब हम चेस्ट एक्जामिन करते हैं उसमें बायलैटरल फाइन क्रेप्स हैं, तो ये सब सपोर्ट करते हैं पेशेंट को सीवियर निमोनिया है, टिकिपनिया भी है और ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है उसकी। एबीजीज में पीएच 7.36 है जो कि नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा लो साइड पे है। PCO2 39 है जो नॉर्मल रेंज में है, लेकिन PO2 कम है, इट इज़ 58 ऑन FiO2 ऑफ 0.6। एक्सरे शो करता है बायलैटरल डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स। तो हमें क्या पता है इससे कि बच्चा जो है उसको सीवियर निमोनिया है और ऑक्सीजन सेचुरेशन कम आ रही है उसकी और वो टिकिपनिक है।
तो हमने करना क्या है, हमने पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है। हमने कोशिश ये करनी है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम एल्वियोलाई रिक्रूट कर सकें ताकि उसका वर्क और ब्रीदिंग कम हो जाए। तो इसमें हमने ऑक्सीजनेशन बढ़ानी है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं अर्ली इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन हम तब करते हैं जब पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में हो, जब PaCO2 इंक्रीज हो गया हो। इस केस में CO2 नॉर्मल है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन करें। हाई फ्लो नेजल क्लियर ऑक्सीजन, दैट कैन बी राइट, क्योंकि हमने ऑक्सीजन बढ़ानी है उसकी और हम नो से दे सकते हैं, तो दैट्स एन ऑप्शन। दूसरा, नेजल CPAP विद क्लोज मॉनिटरिंग। CPAP उससे भी बेहतर है, क्योंकि उससे क्या होगा, पॉजिटिव एयर प्रेशर से होगा, उससे एल्वोलाई ज़्यादा खुलेंगे, तो दैट्स इवन बेटर। ऑक्सीजन हम मास्क से दें, इतना फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही मास्क से उससे कोई जो है इंप्रूवमेंट नहीं आई, सो दिस इज नॉट नेसेसरी। और परमिसिव हाइपोक्सीमिया विद ऑब्जर्वेशन, परमिसिव हाइपोक्सीमिया की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। दूसरा, पहले ही कितने का, पहले डिस्ट्रेस में है, सेचुरेशन उसकी 88 है, हमने क्यों हाइपोक्सीमिया को देना उसको, सो नहीं, नॉट ऑप्शन ई। तो अब जो हमारे दो ऑप्शन बचती हैं, हाई नेजल फ्लो कैनुअल ऑक्सीजन या नेजल CPAP, इन दोनों से जो बेहतर ऑप्शन है वो नेजल CPAP की है। जब आप पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर दोगे, ज़्यादा एल्वियोलाई रिक्रूट होंगे, पेशेंट की ऑक्सीजन बेहतर होगी, वर्क आउट ब्रीदिंग कम हो जाएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। So this child meets the criteria for early mild ARDS with preserved mental status and stable hemodynamics. Nasal CPAP improves functional residual capacity, recruits alveoli, and may prevent intubation when instituted early with vigilant monitoring. Early invasive mechanical ventilation is indicated if CPAP fails or if there is respiratory fatigue or instability. तो अगर पेशेंट का PCO2 इंक्रीज होता है, फेलियर तक जारी होती, तब हम वेंटिलेशन करते हैं। High flow nasal canal oxygen provides oxygenation, but is less effective alveolar recruitment than CPAP. तो हाई जो नेजल कैनुला है ऑक्सीजन जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन एल्वेओलाई को रिक्रूट नहीं करता। ऑक्सीजन वाई मास्क इज insufficient in moderate hypoxemic respiratory failure. Permissive hypoxemia with observation is inappropriate given significant hypoxemia on high FiO2. तो ऑप्शन जो इसका सही जवाब है दैट इज नेजल CPAP. Next, an RH-negative mother delivers an RH-positive newborn. The infant is clinically stable. Cord blood testing confirms RH positivity. The obstetric teams want to assess whether standard dose of anti-D is sufficient. Which test is most appropriate to quantify fetomaternal hemorrhage? तो सिनेरियो ये है कि एक माँ है जिसका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है। बेबी ठीक ठाक है और जब कोड ब्लड को टेस्ट किया तो कंफर्म हो गया कि बेबी RH पॉजिटिव है। अब हमें ये देखना है कि माँ के अंदर फीटस का हेमरेज हुआ है या नहीं हुआ, फीटोमैटरनल हेमरेज है या नहीं है, और हमें ये देखना है कि कितना फीटस का ब्लड माँ के अंदर गया है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फीटोमैटरनल हेमरेज। अब इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज नोन एज क्ली-हॉर-बेटकी टेस्ट। तो दिस इज द राइट आंसर, लेकिन बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। डायरेक्ट पूम टेस्ट हम करते हैं बेबीज के अंदर ताकि हम देखें कि न्यूनेटल RBCs पे एंटीजेंस हैं या नहीं है, सॉरी एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। सो इसका फायदा नहीं है, हम एंटीबॉडीज देखना चाह रहे हैं, हम माँ के ब्लड में देखना चाह रहे हैं कि फीटल ब्लड है या नहीं है। इनडायरेक्ट पूम टेस्ट हम देखते हैं मटर्नल एंटीबॉडीज देखने के लिए, फायदा नहीं है। मटर्नल अल्फा प्रोटीन का फायदा ही नहीं है इस टेस्ट में, उसका तो कोई लिंक ही नहीं इसके साथ। रोजेट टेस्ट जो है वो इसी के लिए यूज किया जाता था, लेकिन वो स्क्रीनिंग के लिए था। So the correct answer is Klee-Hor-Betke test. So the Klee-Hor-Betke test quantifies the fetal RBCs in maternal circulation. तो इसमें हम देख सकते हैं कि माँ के अंदर कितने fetal RBCs हैं, which allows calculation of the required dose of anti-D. Direct Coombs test antibodies on neutral RBCs. तो अगर हम direct Coombs करते हैं उससे ये पता चलेगा हमें कि neutral RBCs पे antibodies हैं या नहीं है। Indirect Coombs test screens for maternal antibodies. इसका भी फायदा नहीं है। Maternal alpha fetoprotein is unrelated to fetomaternal bleeding. इसका कोई फायदा नहीं है इस सिनेरियो में। Rosette test is a screening test. Positive results require Klee-Hor-Betke for confirmation. Next, a 3-day-old neonate presents with persistent oozing from the umbilical stump. The baby is otherwise well, afebrile and feeding normally. There is no bruising or visceromegaly. PT is prolonged,
APTT is mildly prolonged. Platelet count is normal and fibrinogen is normal. What is the most appropriate immediate management? तो एक बच्चा पैदा हुआ है 3 days का, उसको ऊजिंग हो रही है फ्रॉम दी अम्बलाइकल स्टफ, हमारे पास प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है, वैसे ठीक ठाक है, फीड सही कर रहा है, ना कोई ब्रूजिंग है, ना कोई विस्टोमेगैली है, लेकिन पीटी और एपीटी माइल्डली प्रोलॉन्ग है, प्लेटलेट्स ठीक हैं और फिब्रिनोजन नॉर्मल है। तो बच्चा जो है स्टेबल है बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके अम्बलाइकस से ऊजिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है और एपीटीटी और पीटी प्रोलॉन्ग है। तो 3 days बच्चा है, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज एचडी, हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। अब इसमें हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है? अगर बच्चा बहुत सिक होता तो हम एफएफपीज लगाते हैं उसको, बच्चा बिल्कुल स्टेबल है, फीड भी अच्छी कर रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। फिर बी और सी है कि विटामिन के देना है, लेकिन आईवी या आईएम। अब जब पेशेंट को एचडीएन होता है, हम पेशेंट को विटामिन के आईवी देते होते हैं। सो द मोस्ट लाइकली राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है, प्लेटलेट्स ठीक है उसके। अम्बलाइकल स्टेम कॉटराइज हम कर सकते हैं, ठीक है, उसका बेशक जो है ना वो ब्लीडिंग को रोक दो, लेकिन मसला नहीं हल होगा जो अंडरलाइंग है, उसको अभी तक विटामिन की कमी है, तो हमें उसको करेक्ट करना है। तो इसलिए ऑप्शन डी एंड ई आर नॉट करेक्ट। So this presentation is classic for vitamin K deficiency bleeding. Active bleeding warrants IV vitamin K, which provides rapid correction of coagulation factor deficiency. FFP is given in life-threatening bleeding or if response to vitamin K is inadequate. Intramuscular vitamin K is appropriate for prophylaxis or non-bleeding infants, not acute bleeding. तो विटामिन के आईएम हम देते हैं जब प्रोफिलैक्सिस करनी हो या जब पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही तब हम करते हैं। जब एक्टिव ब्लीड हो रही है तब हम आईवी विटामिन के देंगे। Platelet transfusion is unneeded as platelet count is normal. Umbilical stump cauterization does not address the systemic coagulopathy. So the answer is IV vitamin K. Next, a preterm male neonate born at 30 weeks develops tachypnea and grunting within 2 hours of birth. So oxygen saturation is 89% on FiO2 of 0.4. Breath sounds are reduced bilaterally. AV shows pH 7.31, PCO2 46, and PO2 of 52. What is the most appropriate initial management? इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि सवाल आपसे क्या मांग रहा है, इनिशियल ट्रीटमेंट मांग रहा है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मांग रहा है, या क्या वो पूछ रहा है आपसे। तो एक मेल प्रीमेच्योर बेबी है जो कि पैदा हुआ है 30 वीक्स का स्टेशन पे, टेकिपनिक है, ग्रंटिंग कर रहा है विद इन 2 आवर्स ऑफ बर्थ, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी कम है एट FiO2 ऑफ 0.4 और बायलैटरल ब्रेथ साउंड्स कम है। एबीजीज में आपके पास एसिडोसिस है और पी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे 46 है और ऑक्सीजन सैचुरेशन अगेन कम है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट? सबसे पहले हमें काम क्या करना चाहिए? अब बच्चा जो है ना इस टाइम पे बहुत डिस्ट्रेस में है और टेकिपनिक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम है उसकी, तो हमने कोशिश करनी है इसको हम ऑक्सीजन दें पहला काम, लेकिन ब्रेथ साउंड भी बायोटिक कम है, तो दिस इज आरडीएस, उसके एयरवेज कोलैप्स हुए हैं, तो पहले हमने उसके एयरवेज ओपन करने हैं, उसके बाद हम सर्फेक्टेंट देंगे। सो जो हमारा इसमें आंसर होगा दैट विल बी अर्ली नेजल सीपैप, ताकि उसके एयरवेज खुले, ताकि उसकी ब्रीदिंग बेहतर हो, उसके बाद सर्फेक्टेंट देना है हमने। अब दूसरी ऑप्शन लिखी हुई है इमीडिएट सर्फेक्टेंट बोलस विदाउट वेंटिलेशन। सर्फेक्टेंट देना है हमने, लेकिन विदाउट वेंटिलेशन का फायदा कोई नहीं है। जब भी हम देते हैं सर्फेक्टेंट बाद हम वेंटिलेशन देते हैं, अक्सर हम उसके बाद सीपैप देते हैं, सो दिस कैन नॉट बी राइट। ऑप्शन सी है मैकेनिकल वेंटिलेशन विद हाई टाइडल वॉल्यूम्स। इसमें नुकसान ये होगा कि पेशेंट को नीमोथोरैक्स हो सकता है, और दूसरा सर्फेक्टेंट जो है वो काम है उसको हमने एड्रेस नहीं किया, इसमें जो प्रॉब्लम अंडरलाइंग है वो उससे ठीक नहीं होगी, तो ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन विद ओनली सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, इसका कोई फायदा ही नहीं है, आप ऑक्सीजन बढ़ाओगे उसके एल्वेओलर क्लैप्स हैं, कोई फायदा नहीं होगा। और ई प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन नहीं है इसको, इसको सर्फेक्टेंट कमी है, इसको आरडीएस हुआ हुआ है, देयर इज नो नीड टू गिव एंटीबायोटिक्स। So this is early hyaline membrane disease with moderate respiratory stress. Early nasal CPAP stabilizes alveoli, reduces the need for mechanical ventilation, and improves outcome. Surfactant requires airway support and is reserved for CPAP failure or worsening disease.
तो सी पैक हम पहले देते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं आती, या बच्चा प्री टर्म में वैसे भी सर्फैक्टेंट देनी है। लेकिन जो एआई ने जवाब दिया है वो ये है कि सी पैक हम सर्फैक्टेंट देते हैं जब सी पैक फेलियर होता है। Mechanical ventilation with high tidal volumes increase the risk of valve trauma and bronchopulmonary dysplasia. Observation with oxygen only is inadequate given respiratory distress and gas exchange abnormalities. बच्चा जो स्ट्रेस में है, ऑक्सीजन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा. Prophylactic antibiotics are not needed as there are no signs of sepsis. Next, a term unit undergoing exchange transfusion via femoral arterial catheter develops pallor and decreased movement of the ipsilateral lower limb. Femoral pulses are weak. Femoral pulse is weak, capillary refill is delayed, and limb temperature is reduced. What is the most appropriate immediate management? Neonate था, उससे exchange हो रहा था femoral arterial catheter के साथ. अब क्या हुआ है, अचानक जो है ना, जो उसकी लेग है जिसमें कैथेटर डला हुआ था, वो पेल हो गई है, उसकी मूवमेंट कम हो गई है, उसके अलावा पल्स भी वीक हो गई है, रिफिल डिले हो गया हुआ है, और लिम्फ टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है. तो इसका मतलब क्या है, हो क्या गया है? बेसिकली पेशेंट की जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई है. पेशेंट की लोअर लिम्ब में अब ब्लड कम जा रहा है, पल्सेस वीक हो गई है, लिम्फ ठंडा हो गया है, मूवमेंट कम हो गई है और पेल हो गया है वो. तो इसका हल क्या है? इमीडिएट स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप कैथेटर मूव करो. सो द आंसर इज गोइंग टू बी रिमूवल ऑफ द कैथेटर. पहला स्टेप ये होना चाहिए. बाकी ऑप्शंस में अगर एंटीबायोटिक्स देने हैं, इन्फेक्शन तो हुई नहीं उसको, एंटीबायोटिक्स हमें क्यों देने हैं? इसका फायदा नहीं है. आईवी हेपरिन इन्फ्यूजन, मुमकिन है क्लॉट ना हो, ठीक है, लेकिन पहला काम ये कैथेटर निकालो आप. अगर उसके बाद इम्प्रूव नहीं होती तब आप बेशक हेपरिन दे दो उसको, लेकिन पहला स्टेप है कि आप कैथेटर निकालो उसका. सो दिस इज नॉट द इमीडिएट स्टेप. लिम्ब एलिवेशन एंड ऑब्जर्वेशन, अगेन पहला स्टेप ये कि आप उससे कैथेटर निकालो, बाद में बेशक आप लिम्ब एलिवेट कर लो. सो दिस इज नॉट द इमीडिएट स्टेप. और वॉल्यूम एक्सपेंशन विद आइसोटोनिक सलाइन, अगेन बात वही है कि पेशेंट का जो प्रॉब्लम है हमने उसको एड्रेस करना है. पहले कैथेटर पहले निकालना चाहिए, बाद में सब स्टेप्स आते हैं. So we will not do this. So this scenario represents limb ischemia due to arterial thrombosis or spasm. Immediate catheter removal and urgent vascular assessment are essential to salvage the limb. तो पहला काम ये कैथेटर निकाल लें और हमने vascular assessment करानी है. Antibiotics are not needed as there is no evidence of infection. IV heparin may be considered later but not before moving the catheter and specialist evaluation. शायद हेपरिन जरूरत पड़े, लेकिन पहला स्टेप वो नहीं है. Limb elevation and elevation delays definitive management and risk permanent damage. अगर हम जो है उसका लिम्ब एलिवेट करके बैठ जाएंगे तो वक्त ही ज़ाया होगा, तो उसको फायदा नहीं है. Volume expansion with isotonic saline does not address arterial obstruction. Next, a 9-year-old boy is admitted for treatment of deep vein thrombosis. He has been receiving unfractionated heparin infusion for 4 days. He now develops extensive bruising over the limbs and trunks without mucosal bleeding. Vital signs are stable. Hemoglobin is 10.4, platelet count is 62, previously it was 210, PT is normal, and APTT is mildly prolonged. What is the most appropriate immediate management? तो बच्चा है, उसको डीवीटी था, उसके लिए हम हेपरिन दे रहे थे 4 दिन से. अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि उसको एक्सटेंसिव ब्रूजिंग है लिम्ब और ट्रंक के ऊपर, लेकिन म्यूकोजल ब्लीडिंग नहीं है उसको. वाइटली स्टेबल है, एचपी 10.4 है, प्लेटलेट्स कम है, 6.2 है, पीटी उसका नॉर्मल है, एपीटीटी प्रोलॉन्ग है. व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट मैनेजमेंट? तो इस पेशेंट को हुआ क्या है? पहला तो ये सवाल है. इसको हेपरिन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, इसको कहते हैं हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. अब इसमें हमें करना क्या है? पहला स्टेप होना चाहिए कि आप हेपरिन बंद कर दो, क्योंकि हेपरिन की वजह से प्रॉब्लम हुई है, हेपरिन बंद करेंगे तो इंप्रूवमेंट आ जाएगी. बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज द हेपरिन इन्फ्यूजन रेट. जो पेशेंट प्रॉब्लम हो रही है वो है हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. अगर हम हेपरिन की इन्फ्यूजन बढ़ाएंगे तो ज़्यादा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, तो इससे प्रॉब्लम वर्सन हो जाएगी. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. फिर इनिशिएट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन. पेशेंट को कोई म्यूकोजल ब्लीडिंग नहीं हो रही, उसको ब्रूजिंग है, लेकिन अभी इस पर कोई इसको एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, तो हमें प्लेटलेट देने की जरूरत नहीं है अभी. स्टार्ट आईवी विटामिन के. पेशेंट का पीटी नॉर्मल है, एपीटीटी प्रोलॉन्ग है. अगर विटामिन के डिफिशिएंसी होती तो दोनों प्रोलॉन्ग होते. इसको विटामिन के डिफिशिएंसी नहीं हो रही, सो देयर इज नो नीड टू गिव आईवी विटामिन के. स्विच टू लो मोलेकुलर वेट हेपरिन.
पेशेंट को हम चाह रहे हैं कि हेपरिन उसका बंद करेंगे, हेपरिन को उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है, सो देयर इज नो नीड टू गिव लो मोलेकुलर वेट हेपरिन, हम इनफैक्ट बंद करना चाहिए उसको. So the child has developed thrombocytopenia with bleeding manifestation, which are suggestive of heparin-induced thrombocytopenia, where continued exposure can worsen thrombosis and bleeding risk. तो पेशेंट को हेपरिन वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, अगर हम देते रहेंगे उसको तो उससे थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है. तो ऑप्शन थी पहले इंक्रीजिंग द हेपरिन इन्फ्यूजन रेट. इससे क्या होगा कि इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. इट विल एक्सेसरबेट द इम्यून मीडिएटेड प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड ब्लीडिंग. Platelet transfusion देंगे तो it can worsen thrombosis in suspected heparin-induced thrombocytopenia unless there is life-threatening bleeding. तो अगर हम प्लेटलेट्स देते हैं उससे थ्रोम्बोसिस वर्सन हो सकती है. अनलेस पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड हो रही है, हमने प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज नहीं करते हैं. वाइटमिन के देने का फायदा नहीं है क्योंकि देयर इज नो कोagulation फैक्टर डिफिशिएंसी. और अगर हम लो मोलेकुलर वेट हेपरिन देते हैं तो उसमें कॉस्ट रिएक्शन हो सकती है और अगेन आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर.